हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। बेटा, बहुत से बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम अपना जो सेट नंबर 2 है 2020 का, इसको हल कर रहे हैं 346 XT। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है ये कह रहा है कि प्रकाश किरणपुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा। तो ये अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती है। पीएन संधि डायोड के अवक्ष परत में क्या होता है या क्या होते हैं। तो बेटे अवक्ष परत में दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और कोटर भी। जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। देखो, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए विकिरण से जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव में पराबैंगनी प्रकाश यूज होता है। ये कोर्स से बाहर है। इसके बाद है निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 64 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। ये सूत्र पहले भी यूज कर चुके हैं, तो ये हो जाएगी लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन। इस सूत्र से ज्ञात कर लेना, ये लैम्डा है ये एन है, तो 6400/4/3। इसको हल करेंगे तो ये 4800 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि चौक कुंडली में सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने से 80 मिली एम्पेयर की धारा बहती है, तो इसका प्रेरण प्रतिघात कितना होगा। तो बेटा ये प्रेरण प्रतिघात एक तरह से प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध बराबर होता है वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज दे रखी है 40 वोल्ट और करंट दे रखी है 80 मिली एम्पियर, तो इनको डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करके ये इसका आंसर 2 × 10⁻³ आ जाएगा। सॉरी, इसका आंसर ये आएगा 500। इसको डिवाइड करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड करोगे तो 40/80 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ इसको डिवाइड करेंगे 8 × 5 = 40, 0.5 × 10⁻³ ये 500 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। तो देखो, कोबाल्ट होता है लो चुंबकीय, इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी। एल्यूमिनियम होता है अनुचुंबकीय, लेकिन जो पारा है और जो बिस्मिथ है ये दोनों प्रतिचुंबकीय होते हैं। इसके बाद पूछ रहा है 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, देखिए क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ख है इसमें ऊर्जा दे रखी है, और ऊर्जा दे रखी है 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। तो द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य इसकी आ जाएगी 1 2 3 7 5 अपॉन ई। ये सूत्र जब आप लगाएंगे और ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो आपकी जो तरंग दैर्ध्य है वो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। तो यहाँ इसको हल करेंगे 1 2 3 7 5 1 2 3 7 5 अपॉन ये कितना है 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12.8 मिलियन मतलब 10⁻⁶। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा जो इसने इसमें दे रखा है। तो आप इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर ये आ जाएगा 9.8 9.6 × 10⁻⁻, 9.6 × 10⁻14 मीटर। यही आपका आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक एंगस्ट्रॉम, सॉरी ये पूछ रहा है गॉस की प्रमेय क्या है। तो आपको पहले पढ़ाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। गॉस की प्रमेय ये कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें स्टेटमेंट इसका ये होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ग है ये कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, सूत्र इसका ये होता है E.dA फॉर सरफेस S। ये कितना होता है Q/ε0। ऐसे लिखेंगे तो भी नंबर मिल जाएगा, स्टेटमेंट लिखेंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरण की कितनी आवृत्ति होगी। दूसरे का घ है, तो इसने तरंग दैर्ध्य दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। इसकी आवृत्ति पूछ रहा है, तो
इसकी आवर्ती हम निकाल लेंगे। आवर्ती का सूत्र होता है c/λ। जब हम यहाँ पे एक्स किरण की बात कर रहे हैं तो एक्स किरण एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं सबकी जो चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो 3 × 10⁸ अपॉन 10⁻⁻10, और ये आ जाएगा 3 × 10⁸18 हर्ट्ज़। ये हमारा उत्तर आ जाएगा इसका 3 × 10⁸18 हर्ट्ज़। इसके बाद ये पूछ रहा है, इससे अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव में, इसका जो 5वां पार्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव, संस्तब्ध, अंतक या निरोधी, तीनों एक ही बात है। विभव से क्या तात्पर्य है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको बता रखा था, लिखवा गया था आपको इसमें कि आप इसकी परिभाषा क्या देंगे। मैं बोल देता हूँ कि एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसको जो है हम अंतक विभव या निरोधी विभव कहते हैं। इसके बाद इसका खंड 6 है इसमें, तो इसमें देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है? पराबैंगनी भाग में कौन सी श्रेणी पाई जाती है? तो लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। इसका उत्तर आ जाएगा लाइमन श्रेणी। इसके बाद इसका खंड 6 है, तीसरा खंड है हमारा जो पेपर है उसका। इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। आज बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आएगी, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि माइक हमारा डाउन हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का कै, इस वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 3 के कै में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के कै में इसने कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा दी हुई है। पूछ रहा है इसका कोणीय संवेग बताइए कितना होगा। कोणीय संवेग मतलब जे हमें बताना है। अब जे का फॉर्मूला होता है NH/2π। बोर की परिकल्पना का ये पहला सिद्धांत है। बोर के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो NH/2π के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें n का मान निकालना है क्योंकि h कांस्टेंट होता है, एग्जाम में दिया होगा। n का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे ये सूत्र यूज करेंगे। ऊर्जा का जो सूत्र है, ये किसी कक्षा की ऊर्जा दे रखी है, तो nवीं कक्षा का जो ऊर्जा का सूत्र होता है वो होता है 13.6/n²। तो आपको ये इतनी दी हुई है, इसको बराबर रख दो, तो -13.6/n² बराबर हो जाएगा -3.4। तो यहाँ से n² कितना आ जाएगा, ये आप देखेंगे तो 4 आ जाएगा। n बराबर आ जाएगा 2, और n बराबर 2 यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 2h/2π। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा h का मान 6.6 × 10⁻⁻34, और पाई का मान रखेंगे 3.14। तो इसको हल करेंगे तो ये जो दे रखा आंसर आपका 2.1 × 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ख, क्वेश्चन नंबर 3 का ख ये देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का ख, इसमें कह रहा है व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं? तो मैं बोल के आपको समझा देता हूँ कि व्यतिकरण क्या होता है। जब प्रकाश की 2 तरंगे जिनकी आवृत्तियाँ अलग अलग हों एक ही माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि जब भिन्न भिन्न आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे एक ही माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं तब सॉरी ये व्यतिकरण की नहीं है, माफ़ कीजिएगा। मैं आपको व्यतिकरण की परिभाषा दोबारा से बोल के बताता हूँ कि जब अलग अलग आयाम की 2 प्रकाश तरंगे एक साथ किसी माध्यम में संचरित होती हैं जिनके बीच निश्चित कलांतर हो या स्थिर कलांतर हो, तब उनके अध्यारोपण से माध्यम में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता
न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, पहली बात तो जो हमारे जो प्रकाश के स्रोत हैं वो कला संबद्ध होने चाहिए, कला संबद्ध या कोहेरेंट। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत बेटे वो होते हैं जिनके बीच जो कलांतर है वो स्थिर या निश्चित या नियत, कुछ भी बोल सकते हैं, हो, मतलब जिनके बीच का जो कलांतर है वो बदले ना, एक जैसा रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे। पहली शर्त तो ये होगी। दूसरी शर्त ये होगी कि जो प्रकाश के स्रोत है वो संकीर्ण होने चाहिए, नैरो होने चाहिए, पतले स्रोत होने चाहिए। तीसरा यह है कि जो प्रकाश के स्रोत है वो एक दूसरे से वो जो होने चाहिए वो एक वर्णी होने चाहिए, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। एक वर्णी इसको बोलते हैं जिसमें एक ही तरंग दैर्ध्य है, जिसमें एक ही तरंग दैर्ध्य है। चौथा यह है कि जो प्रकाश के स्रोत है वो एक दूसरे के परस्पर समीप होने चाहिए, जिस जहाँ से प्रकाश चल रहा है वो प्रकाश स्रोत एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, समीप होने चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। इतनी शर्तें लिख के आओगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम तीसरे का ग देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, जगह बची हुई है पेज में मेरे पास में, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का ग, इसमें कह रहा है कि एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा आवेश ज्ञात करो जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो गोलाकार चालक है और इसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है बेटे 9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 9 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो एक तो पूछ रहा है इसकी धारिता, तो गोले की जो धारिता होती है, गोले की धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर 4πε0 इंटू R। अगर वायु में रखा है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो समझो वायु में रखा है गोला। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, हल करेंगे 9 गुणा 10 की घात -2 त्रिज्या आ गई, और 9 गुणा 10 की घात 9 नीचे आ गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा 10 की घात -11 फैरड। ये हमारा पहला उत्तर आ गया। दूसरा इसने कहा है कि अगर इस पे वोल्टेज 1000 वोल्ट हो, वोल्टेज दे रखा है 1000 वोल्ट, तो इस पर आवेश कितना होगा। तो आवेश का सूत्र होता है Q बराबर CV। तो इसे मान रखेंगे C कितना है भाई 10 की घात -11 और V कितना है 1000। इसको हल करेंगे, ये बचेगा 10 की घात -8 कूलाम। तो ये हमारा तीसरे का ग हो गया। तीसरे का घ हमारे कोर्स में नहीं है, ये वाला जो क्वेश्चन है तीसरे का घ ये कोर्स से बाहर है। अब तीसरे का आखिरी पार्ट देख लेते हैं हम, इसको हल करते हैं। नेक्स्ट पेज पलट लेते हैं, थोड़ा पेज सेट करने बेटा, एक मिनट डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। हाँ जी, चलो अब इसको करते हैं क्वेश्चन को। तीसरे का घ, इसमें एक चित्र बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का घ तो कोर्स में, हाँ तीसरे के घ का अथवा है, घ का अथवा है, जो घ है वो कोर्स में नहीं है, वो कोर्स से हटा दिया गया है। तो ये चित्र बनाया हुआ, चित्र आपको बना के दिखाता हूँ क्या है। ऐसे 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे संधारित्र लगा है, ये संधारित्र है 2 माइक्रोफैरड का, यहाँ पे करंट है 2 एम्पियर दिखा रखी है। इसने पूछा है इसमें कि जो चित्र दर्शाया गया है, इस चित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। ये 5 ओम का दिखा रखा है, ये 3 ओम 2 ओम का दिखा रखा है, और ये 3 ओम का दिखा रखा है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV²। तो वोल्टेज निकालना पड़ेगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा। आप देखो कि यहाँ से करंट चलेगी तो इसमें तो जाएगी नहीं, आपको पहले बताया था कि DC करंट कभी इसमें संधारित्र में नहीं जाती है, तो धारा इधर जाएगी। ये तीनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज V बराबर I × R, ठीक है। अब ये श्रेणी क्रम में तो तीनों को जोड़ दो, 5 3 8 और 2 10, तो 2 एम्पियर की करंट और 10, ये तो कितना वोल्टेज हो गया
20 वोल्ट। तो तुम धारिता जब इसमें स्थितिज ऊर्जा निकालोगे तो 1/2 सी है 2 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड मतलब 2 गुणा 10⁻⁻6। और वी कितना है बेटा 20 का स्क्वायर। इसको हल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻6 गुणा 20 का वर्ग हो गया 400। तो ये आ जाएगा 4 गुणा 10⁻⁻2 वोल्ट। वोल्ट नहीं सॉरी जूल ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो 4 गुणा 10⁻⁻2 जूल की ऊर्जा इसमें हो जाएगी। ठीक है, 4 गुणा 10⁻⁻ सॉरी 2 नहीं, 2 पावर तो कम, 2 10⁻4 हो जाएगी सॉरी। 4 गुणा 10⁻⁻4 जूल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है खंड डी आ गया इसका हमारे पास में, खंड डी। और इस डी खंड में कितने क्वेश्चन दे रखे बेटे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है, दोनों ही हमारे कोर्स में नहीं है। देखिएगा इस पर स्टार लगा है, इस पर स्टार लगा है, तो दोनों हमारे कोर्स में नहीं है। ये क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो विद्युत परिपथ के लिए जो किरचॉफ के नियम है वो क्या होते हैं। किरचॉफ का जो पहला नियम है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, ये कहलाता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये गया क्वेश्चन था 4 का। तो किरचॉफ का फर्स्ट नियम होता है धारा का नियम, इसको संधि का नियम भी कहते हैं। तो इसको कैसे बताते हैं, इसमें ये कहते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसे ये मान लो संधि है P, तो इस पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो इसके अगर लिखना होगा तो ये लिखोगे कि इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि चिन्ह सहित जोड़ना है। जैसे जो धारा संधि पे आ रही है उसको प्लस लिखेंगे, जो जा रही है उसको माइनस। जैसे ये I1 है तो I1 की दिशा क्या है, संधि की ओर है, तो I1 होगी प्लस की। I2 भी संधि की ओर है तो I2 प्लस की होगी। और I3 संधि से निकल रही है तो ये माइनस की होगी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो I1 + I2 = I3। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि संधि पे आने वाली धाराएं बराबर संधि से जाने वाली धाराएं। तो पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम ये कहता है इसका कि किसी बंद पाश में समस्त विभव पतन 0 होता है। ऐसे लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पाश में विभिन्न सेलों तथा प्रतिरोधों में समस्त विभव पतन 0 होता है। ये इसका दूसरा नियम है। तो जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई सेल है, ये मान लेते हैं कोई प्रतिरोध है R1, सेल हमने मान लिया ये रहा E1, और यहाँ पे हमने मान लिया कि ये एक प्रतिरोध है R2, ठीक है। और यहाँ हमने एक सेल और मान लिया E2, और ये प्रतिरोध मान लिया हमने R3। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट आ गया, मतलब ऐसा उलझा हुआ परिपथ आ गया। तो इसमें मान लो कि इस सेल ने करंट दी I1 और इस सेल ने करंट दी I2। तो ये करंट यहाँ चलेगी, ये ऐसा आएगी और यहाँ आके संधि बन गई। तो संधि का नियम क्या होता है, संधि का नियम पढ़ा आपने भी, आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं। तो ये I1 इधर से आई, I2 इधर से, दोनों मिलके कितनी होगी I1 + I2। तो इस वाली साइड में इतनी चली गई, फिर ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। तो संधि का नियम ये कहता है कि जो सेल है हमारे और जो प्रतिरोध है, इनमें जो विभव पतन होगा वो 0 रहेगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि टोटल EMF का बीजगणितीय योग बराबर धारा गुणा प्रतिरोध का बीजगणितीय योग। क्योंकि आप एक बात समझो कि जो सेल है, सेल में होता है EMF, और प्रतिरोध का जो वोल्टेज होता है टर्मिनल विभवांतर, उसका सूत्र होता है I × R ओम के नियम से। तो ये हमारा इसका दूसरा नियम है। और अगर आप इसको अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई ऐसे करेंगे, देखो इसमें कोई एक डायरेक्शन चुन लेते हैं हम, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मान लो हमने ये डायरेक्शन चुनी जो मैंने लाल पेन से बनाई है, तो बंद पाश, ये हमारा बंद पाश हो गया। जैसे इसमें आप रूल लगाओगे, देखो कैसे लगेगा इसमें रूल। जैसे हम इधर चले, रेड पेन का निशान इधर है, इसमें करंट इधर आ रही है, तो हम जब ऐसे चलेंगे तो चलते हुए पहले प्लस की प्लेट आई, तो जो पाश 1 हो गया, पाश 1 में जब आप रूल लगाओगे, ये किरचॉफ का वोल्टेज रूल कहलाता है दूसरा। तो कैसे लगेगा, जो प्लेट पहले आएगी उससे उल्टा निशान लेंगे, -E1।
ठीक है। फिर इसमें करंट इधर जा रही है, हम इधर आ रहे हैं, तो जब अगर इसमें हमारे चलने की दिशा और करंट की दिशा उल्टी होगी तो प्रतिरोध के लिए जो गुणनफल होगा ना, धारा कितनी है I1, प्रतिरोध कितना है R1, तो गुणनफल ये हमेशा प्लस का आएगा। अगर हम धारा के अपोजिट चलेंगे तो प्लस का आएगा, इक्वल टू 0। इसको देखो आप, अगर E1 को उधर ले जाओगे तो क्या आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख के दिखा रखा है आपको। लेकिन ये हाँ नीचे भी रह गया इसमें, सॉरी, अभी ये पूरा नहीं हुआ, नीचे ध्यान नहीं दिया हमने। जब नीचे घूम के आएंगे तो इसमें करंट इधर जा रही है, हम इधर आ रहे हैं, तो ये भी अपोजिट है, तो ये I1 प्लस I2 करंट होगी, इसमें प्लस का हो जाएगा, ये भी कितना I1 प्लस I2 करंट होगी, और प्रतिरोध हो गया R2 बराबर 0। अब लिखेंगे इसे, E1 को उधर ले जाओ, इधर कितना बचेगा, I1 R1 प्लस I1 R2 प्लस I2 R2। तो इस तरीके से बंद पास का नियम लगा सकते हैं, आप नीचे वाले में लगा कर दिखा सकते हैं। तो ये इसमें इतना ही लिखना था। और ध्यान रखेंगे ये जो होता है ये ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। कोई तुमसे पूछे किरचॉफ का दूसरा नियम किसको प्रदर्शित करता है, ऊर्जा के संरक्षण को, और प्रथम नियम प्रदर्शित करता है आवेश के संरक्षण को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, कि प्रथम नियम आवेश संरक्षण को और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का क्या नियम है, एक परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र स्थापित करो। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारी 20 मिनट की हो चुकी है।